जब ये 1006 में, उससे पहले यहाँ पे एक ग्लेशियर, ये देख रहे हो सारी बाउंड्री डिमार्केट करनी पड़ती है। तो एक ज्योग्राफी का काम क्या होता है, एक अर्थ के वो एक ये भी ब्रांच है, वो जैसे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है किसी केस की है, तो आपको भी क्या करना है कि अगर एविडेंसेस की पुरानी एविडेंसेस इकट्ठे करके अपनी थ्योरी लगानी है, तो आपको भी एक सीबीआई बनना पड़ेगा। वो अर्थ के सीबीआई इंस्पेक्टर्स होंगे। आपने इन्वेस्टिगेट करनी है ये ग्लेशियर कैसे आ गया, ये मिट्टी की लेयर कैसे है यहाँ पे, फिर आप रिकंस्ट्रक्ट करोगे। नहीं यहाँ पे ग्लेशियर था नहीं, कोई बोलेगा रिवर था, कोई नहीं है, फिर आप एविडेंसेस गेट, फिर आपके पास आएगा कि ये थिकनेस थी, नहीं यार ये तो ग्लेशियर के एविडेंसेस हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा ग्लेशियर का एक्यूमुलेशन होती गई और फिर रप्चर होता है। जब आपका हाइड्रोस्टैटिक डिसइक्विलिब्रियम होगा, रप्चर करता है और फिर वो फ्लैश फ्लडिंग एक्टिविटी को जन्म देता है। और वही इसको हम आगे बताएंगे कि जैसे कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इससे रिलेटेड है। वो डिस्ट्रॉय किसी ने नहीं की, वो इस ग्लोबल वार्मिंग मैक्सिमा के कारण डिस्ट्रॉय हुई है। ग्लेशियर इनफ्लक्स इतना ज्यादा गया था पानी का, नहीं बर्दाश्त कर सके हम पानी के साथ, और इसको मूनलैंड कहते हैं। अब उसके बाद ये जब बन गया वो हालत ये, तो अगर आप ले में कभी जाएंगे, तो अगर आप दुनिया में कहीं मूनलैंड ऑफ अर्थ देखोगे, तो दैट इज लामा यूरू, दैट इज नथिंग बट अ पेलियोग्लेशिएटेड इवेंट, फ्लैश फ्लडिंग। नेक्स्ट, अब क्या है कि उसके बाद अब अगर ये सब कुछ इतना हुआ है, तो फिर आप कैसे रह सकते हो उसके साथ। तो उन्होंने उसी टाइम लामा यूरू में एक लामा हुआ, फिर ये 1006 का इवेंट हमने डिपिक्ट किया है। तो 1200 में मतलब 200-300 साल बाद एक लामा आया वहाँ पे। उसने देखा कि एक लेक है, थोड़ा सा किया, वो मानते हैं कि थोड़ा सा जो लेक रह गया वो भी डिस्टर्ब हो गया। उसने उसी लेक के किनारे में लामा यूरू मॉनेस्ट्री की स्थापना की, और वो स्थापना ऐसी है कि वो चैनल है ग्लेशियर का, और उसके बैंक्स पे सॉलिड रॉक फॉर्मेशन पे क्या, मतलब अगर जियोलॉजिकली देखोगे तो वेरी स्टेबल फॉर्मेशन जहाँ पे ये स्थापना हुई है, और अभी तक इसको मैंने आगे आने वाले टाइम तक भी ये रहेगा मॉनेस्ट्री। अब इसका ग्लेशियर हिमालयाज में थोड़ा सा उसके बाद बात करता हूँ। एक्सटिंक्ट है तो मेजर ग्लेशियर थे, जैसे इंडस ग्लेशियर हम बोल रहे हैं, ब्रह्मपुत्र की रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और जो आज के ग्लेशियर्स हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मैं रिट्रीट करने की बात नहीं करता हूँ, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन हो रहे हैं। नेक्स्ट, अब आप ये देख रहे हो, ये ग्लेशियर के अब इसमें क्या था, पहले तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होता, क्योंकि हम भी अपने से बात करते 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 मतलब भाई तू रह गया यहाँ पे कैसे आ गया। तो अगर आप ये देखोगे एक पहाड़ लग रहा है आपको, लेकिन ये नहीं है, यहाँ से ये देखोगे तो ये एक एक्सटिंक्ट ग्लेशियर है। तो इस तरह से हमने जो एक्सटिंक्ट ग्लेशियर थे उसको मैप करना शुरू किया, कहाँ पे थे। तो इसकी मैं थोड़ा सा डिटिंग करके, एक्सटिंक्ट ग्लेशियर हिमालय में ज्यादातर एक्सटिंक्ट ग्लेशियर मिलेंगे आपको। और नेक्स्ट, ये बाकी जो ग्लेशियर हैं वो रिसीड नहीं कर रहे हैं, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। रिसीड करना तो बहुत छोटी मोटी बातें रही हैं, एक्सटिंक्ट और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब ये एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, जो भी लद्दाख जाएगा, जब जिसने भी सुन रखा है खारदुंगला के बारे में, दैट इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड, 18,634 feet high. This is lifeline of Leh town, feeding the entire waters. जितना भी पानी खेती बाड़ी के लिए यूज करते हैं, जो किसान लोग हैं इस ग्लेशियर को पिघलने का गर्मियों में इंतजार करते हैं, क्योंकि अभी वहां पे टेम्परेचर माइनस हैं। सब कुछ पानी के, अगर आप इस समय चले गए तो इंडस के ऊपर आप चल सकते हो इंडस के ऊपर। पानी की इतनी वो है, चादर एक्सपीडिशन होते हैं वो लोग जिन्होंने इस पे चलना है। तो वो एक अलग चीज आ जाती है। आपने देखा कि इस ग्लेशियर को कितना सा रह गया है, और इसकी हमने रिसीड कैलकुलेट किया तो 20.8 किलोमीटर तक ये लास्ट आइस से रिसीड कर। नहीं कुछ नहीं है, ये छोटी सी फिगर है। एक ग्लेशियर 3-3 हजार किलोमीटर तक हमने अब डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हम, 3-3 हजार किलोमीटर तक भी रिसीड किया ग्लेशियर लास्ट आइस से। तो रेट क्या होता है, ये इतना अलार्मिंग कुछ भी नहीं है जितना बना दिया गया, क्योंकि समझ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। अब क्या होता है कि अगर हमारा 20.8 किलोमीटर ये रिसीड कर दिया है, अब कहानी ये है कि कब तक ये रहेगा और कब तक ये पानी देगा। जब तक ये पानी देगा उसके बाद क्या होता है, पानी का ये थीम है, उसके बाद पानी की कॉस्ट आप लोगों को तो पता ही है। अब दिल्ली से पानी, दिल्ली के लिए पानी लाना, इतनी दूर से पानी लाना, वो पानी लाने की बात नहीं भैया, उसका कॉस्ट कौन देगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन देगा। अब ये कंप्लीट जंगल बन गया आपका, आपके रिचार्जिंग के लिए कोई जगह छोड़ी नहीं है यहाँ पे। पहले मेरे ख्याल से इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे क्या है कि आपने कंप्लीट कर दो सब कुछ, इसको भी ढक दो, उसको भी ढक दो, उसको भी ढक दो, या बिल्डिंग बना दो। अरे रिचार्जिंग स्ट्रक्चर नहीं आ गया, बस प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, पानी का लेवल कहाँ जाएगा।
सिटी बसाई जाओ, लेकिन वो कहाँ जाएंगे, पानी कहाँ से लाएंगे? फिर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ वाटर इतना बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन इतना बढ़ जाएगा, वो फ्री में हो जाएगा कि वे फ्री हो फिर सबसे। ये सब प्रॉब्लम्स है, ये मैन मेड प्रॉब्लम्स है कि आपने एक तरफ तो एक अच्छी चीज बनाने के लिए अब खेतों को कभी भी बिल्डिंग के लिए कंट्रोल नहीं देना चाहिए। खेत बनने में हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की है। आजकल क्या होता है, लैंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट किया तो वॉटेवर, और उसको पैसे दिए, इतने पैसे डिपॉजिट करो जी और आपको लैंड कन्वर्ट हो गया। तो ज्योग्राफी आप लोगों के यहाँ से ये आना चाहिए कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं बन गया, वो भी बैरन लैंड था। हमारे पूर्वजों ने दे स्ट्राइव राइट, मतलब उन्होंने कर करके उसको बनाया, और आज देख लो सर। और जब आपकी एग्रीकल्चर लैंड बिल्डिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या होता है, रिचार्जिंग नहीं होगी, पानी की प्रॉब्लम नहीं है, आपने वाटर बॉडी से बिल्डिंग बनाई हो। अच्छा नेक्स्ट वो सब। अच्छा अब ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। इसके बारे में, सियाचिन हाईएस्ट पेट्रोल फील्ड का वर्ल्ड है। हमारे को भी, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं तो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसी जगहों में जाने की एज अ सिविलियन। क्योंकि मैं पहले जाना चाहता था, मैं लेने गया तो मेरे एक फौजी दोस्त बन गया, कहता यार या तो तू डिफेंस मिनिस्टर बन गया या फौज में आ जा, भर्ती हो गया, ऐसे तो जा नहीं सकता। फिर उनकी प्रॉब्लम की, चंदन नाला है यहाँ पे, इधर चंदन नाला है, और उसने वो वाटर पाइपलाइन बिछाई थी। तो पाइपलाइन बिछा के पानी लेके आया, वो रिपोर्ट करने जा रहा था, तो वो जब तक वो रिपोर्ट करके वापस आया तब तक वो पाइपलाइन फ्लड आया छोटा सा, और वो पाइपलाइन बह गई। तो डिप्रेस था, मैंने कहा हम यहाँ पे ग्राउंड वाटर निकाल देंगे, तो मेरे को ले चलो। वो इमीडिएटली लेके चला गया मेरे को। फिर हमने ये देखा कि ये देखिए, अब ये बेस यहाँ पे जो है, अगर ऐसा समझ नहीं आएगा तो ये बेस 1 है, यहाँ पे आर्मी रहती है हमारी। बेस 2 है, ये बेस 3 इस साइड है, और बेस 1 हमारा इस साइड है। यहाँ पे ये हमारा, यहाँ से पाकिस्तान फायर करता है यहाँ पे। तो ये बेस 1 ये, और ये सियाचिन ग्लेशियर यहाँ से आया है। थोड़ा सा आइडिया देता था। तो नेक्स्ट इन्होंने डिमार्केट की थी 2005 में, यहाँ पे ग्लेशियर था, और अब ये काफी पीछे चल चुका है। जो मैं पहले गया था यहाँ पे 2000 में गया था, 2000 में हमने पानी निकाला था, और फिर 2011 में ये 2011 की फोटोग्राफ है मेरे पास, और 2010 मतलब जो 2000 में था ग्लेशियर इसके बिल्कुल पास में था, यहाँ पे इससे भी आगे था थोड़ा सा, वो भी हमारा है। लेकिन उसमें क्या है, ये रिसीड कर चुके हैं। अब ये रिसीड कर चुके, हुआ बनाने वाली कोई बात नहीं है यार। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मैं बड़ा भी तो हो रहा हूँ यार, तो इसमें हुआ क्या बनाना है? मेरे को अपनी सेहत का ख्याल रखना है और बस इंजॉय करना है उसको। ये हुआ बनाने वाले जो कंसेप्ट हैं, ये बिल्कुल UNIPCC के बिल्कुल कहीं इसका, अगर वो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कोई सेफ पैर नहीं है। नेक्स्ट। अच्छा, ग्लेशियर तो श्रिंक रिसीड कर रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, लेकिन लेक्स का क्या हो रहा है हिमालय, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये वो वाला नहीं, पेंगोंग लेक नहीं, जो 3 इडियट्स वाला सोच रहे हो, ये सोमरन लेक है, सोमरन। अब इसमें क्या है कि हमारे को इस साल, क्योंकि ये चाइना का थ्रेट था, तो इस साल इस साइड के प्रोजेक्ट्स मिले, तो हमने यहाँ पे इसके बिल्कुल बैक्स का आर्मी का बेस आ रहा था, तो वहीं पे हमारे को बोर्डर करने का मौका मिला। तो वहाँ से हमने जब बोर्डर सैंपल्स दिए, तो आप ये देखिए कि ये जो चीज़ है 8 मीटर तक रिसीड करती है। ग्लेशियर्स तो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, लेकिन जो हिमालयन लेक्स है वो श्रिंक कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट बहुत भारी है। अब तो नहीं हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि तो जब तक ये आपको नजर आ रहे हैं तब तक पानी है, नहीं है तो उसके बाद प्रॉब्लम है। तो ये हमने डॉक्यूमेंट किया, 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली 1000 ईयर्स में रिसीव कर जाता है। हमारी 1300 साइकिल की है, तो 1300 साल में 1 मीटर रिसीव करेगा। हाफ साइकिल में हाफ करेगा, तो अप्रोक्सीमेटली एवरेज ये आ जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है, तो एक ये सब रिसीव्स हमारे पास वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। नेक्स्ट। तो अब ये एक और इसमें कहानी आ जाती है, पेंगोंग, ये 3 इडियट्स वाली है। तो जो वो करीना कपूर जो स्कूटर चलाती है, ये वो सिनेरियो है बेसिकली। तो ये अब लेक है, पेंगोंग लेक, और आजकल ये बहुत फेमस हो गया इंडियंस के कारण। लेकिन अगर हम इसको थोड़े से पीछे ले जाओ, अप्रोक्सीमेटली से 500 या 600 साल पहले, ज़्यादा नहीं, 11,000 से, मतलब अगर उसमें, सॉरी 5,000 साल पहले, 500 600 5,000 या 6,000 साल पहले, तो ये लेक नहीं था, ये रिवर था। इम्पैक्ट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग के हिमालय। तो ये लेक नहीं था, ये एक रिवर था, इसको वेल एस्टेब्लिश्ड होने के। तो ये तिब्बत से निकलता था, पेंगोंग से रिवर पास होके तांग से फिर श्योक में मिलता था, श्योक से ये जाके सिंधु नदी में मिलता था और अरेबियन सी में मिलता था। इतना बड़ा रिवर था। इम्पैक्ट बता रहा हूँ मैं ग्लोबल वार्मिंग के, ये छोटे मोटे इम्पैक्ट नहीं होते ग्लोबल वार्मिंग के, कि इधर से ग्लेशियर दिखा दिया और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड का दिखा दिया, मैंने जिक्र ही नहीं किया उसकी। तब तक
हमारा सारा खेल खत्म हो चुका था हिमालय में। नेक्स्ट, तो अब क्या आता है, बीच में आ गई 2008, ये मतलब थोड़े 10-20 साल पहले आ गई थी यूएनआईपीसी। इसको फंड दिए जाते हैं, किसी चीज को करने के लिए फंड दिए जाते हैं। क्यों बनी है कमेटी? इसको बड़ा मैन मेड इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग को स्टडी करने के लिए। अगर आप बोलेंगे ना ये सब एविडेंसेज हैं, तो बोलेंगे नहीं ठीक है, क्योंकि कमेटी इज मेड टू स्टडी मैन मेड इम्पैक्ट। तो इन्होंने कैटेगराइज कर दिया। अब जिसके पास पैसे दे रहे हैं वो बोल देता है, किसी को बोल देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, किसी को फॉसिल फ्यूल, किसी को ये, किसी को ये। एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट अगर आप ये एविडेंसेज देखो, कि मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप खुद जाओ ले, उसमें एविडेंसेज देखो कहाँ पे ग्लेशियर है। आपको यहाँ पे भी यमुना में चले जाओ कभी, उसको थोड़ा सा और डिग करो, आपको पता लग जाएगा कहाँ पे फ्लूवियल एक्शन था, कहाँ पे ग्लेशियर एक्शन था। यहाँ पे भी ग्लेशियर मिल जाएगा आपको, मेरे को वहाँ उधर इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। तो क्या होता है कि आप वो किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं और कमेटी कहाँ पे वो ब्रैकेट है वो समझने की जरूरत है। तो इसको सारे पैसे दिए जाते हैं मैन मेड इम्पैक्ट स्टडी करने के लिए। और अगर आप नेचुरल लेके जाओगे, इट इज नॉट इनफ फॉर यू, सो वी डोंट पब्लिश इट। तो एक नेक्स्ट, अब ये आता है अल गोर साहब, ये खड़े हैं, इनकी इनकन्वीनियंट ट्रुथ है, और ये हॉकी स्टिक कर्व के तरह एक बनाते हैं कि यहाँ से आ रहा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करते गए तो हमारे ग्लोबल टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इतना हो जाएगा कि आपका प्रलय होने वाला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करो। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गई? अब नेक्स्ट, ये ट्रुथ नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड से कोई लेना देना है। एज ए जियोलॉजिस्ट, एज ए जियोग्राफिस्ट अगर आप देखोगे तो आप इसको एक नेचुरल प्रक्रिया मान रहे हो। नेक्स्ट, तो इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि ये दिखाएंगे कि ये टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो टेम्परेचर कैसे बढ़ते रहेंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल करेंगे तो ये हो जाएगा। हमारा ये मानना है कि अगर आप पूरी फॉसिल फ्यूल इससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर लो, एक साइकिल है जो हमने बनाई है, ये मेरी नहीं बनाई है, कोई भी जाके वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेगा। एक हम तो ये जियोमॉर्फोलॉजी, आपको जियोमॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेज है जो मैंने आपको बताया, सिंपल। अंटार्कटिका जाने की जरूरत नहीं, आर्टिक जाने की जरूरत नहीं, जो हमने साइट पे जाइए हमारे मेजर कीजिए, आप ये बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि मेजरमेंट आप बोलेंगे ये इतना है, और उसमें डिटेल रिसर्च की जरूरत है, तो और प्रिसाइजली इसकी डेटिंग हो जाती है। अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा होगा क्रिएट कर दिया, तो उसमें क्या है कि अब हर कुछ करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सांस मत लो, कोई बोलेगा लंबे सांस लो, कोई बोलेगा काउडंग मत यूज करो, ये सब चीजें थ्योरी कर रही। और कोई बोलेगा फॉसिल फ्यूल से कोई लेना देना नहीं है यार। फॉसिल फ्यूल जब तक आए तब तक हिमालय के ग्लेशियर्स खत्म हो गए, ये 200 साल की बात है। सर फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब पीक में है, 100 साल मान लो अभी हिमालय इंडिया में, तो जब रेवोल्यूशन हुआ है आफ्टर ये वो वॉटेवर, ये इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास जब हम इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं, तो उसके पहले हिमालय पे खेल खत्म है ग्लेशियर्स का, कोई लेना देना नहीं है किसी का। आप खेल है उनका। अब मैं उसमें आता हूँ। और फिर क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि एसेंशियल पार्ट ऑफ फूड चेन। क्यों बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि एक ग्लोबल वार्मिंग फिनोमेना होता है। ग्लोबल वार्मिंग के 3-4 इफेक्ट होते हैं। एक होता है पानी इंक्रीज करना, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, पानी इंक्रीज होगा। डी डेजर्टिफिकेशन होता है, डेजर्ट्स अपने आप ग्रीन होने शुरू हो जाते हैं। ये छोटी छोटी बात नहीं, इसमें कोई विस्तृत करने वाली बात नहीं। तो जब ग्रीन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे भी इन्फ्लक्स हो जाता है, और जितने भी गैसेज ट्रैप रहती हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ रीजन, उनके पास कोई एक साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेट करते हैं। और अच्छा यही है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या ये है कि जियोलॉजिस्ट क्या है कि आपकी अब ये कर मैक्सिमम हो गया, अब हम चूल्हे की तरफ जा रहे हैं। तो 2000 तक नेक्स्ट करना। तो अब पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन पे थोड़ा सा बोल देता हूँ। पोल्यूशन दो तरह से होता है। एक तो मैन मेड है, जैसे आप कर रहे हैं कि आपने गाड़ी लगा ली, आपने इंडस्ट्री लगा दी, आपने कोयला लगा दिया, आपने ये कर दिया। और दूसरी तरफ से क्या होता है, एक होता है वॉल्केनिक इरप्शन होती है आपकी, ज्वालामुखी फूट गया, वो मेजर कॉज हो जाता है। अगर आपको याद होगा 2010 में एक आइसलैंड में वॉल्केनो फटा था, तो उसमें क्या हुआ 3-4 महीने के लिए वो पूरी एयरलाइंस डिस्टर्ब रही थी। तो उसके कारण क्या होता है कि आप देख रहे हो कि वो भी ग्रीन हाउस है, पर वो नेचुरल है, इसे क्लाइमेट से कोई लेना नहीं है। आए गए छोटा मोटा है, 4-5 साल 10 साल तक रहेगा इम्पैक्ट, हो सकता है 20 साल तक रहे, 100 साल तक रहे, लेकिन अगर इसमें कोई ज्यादा इम्पैक्ट क्लाइमेट पे नहीं होगा। वो रात है दिन में आप बल्ब जला लो यहाँ पे, तो इसमें ये नहीं कर दिया आपने पर्दा लगा दिया तो अंधेरा हो गया, कमरे में अंधेरा हुआ है। पर ओवरऑल सिनेरियो वैसे का वैसे ही, दिन और रात की तरह वैसे ही क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है। नेक्स्ट, तो मैनमेड एक्टिविटीज और साइक्लोन, फ्लड्स, ये क्या कर सकते हैं? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो अंग्रेजी का टर्मिनोलॉजी है कुछ भी नहीं है, सिर्फ खेल है कि हम बड़े हुए हैं, मेरा जन्म हुआ है, मेरा डेवलपमेंट हो रही है, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, अब मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ, पर मैं फिर भी एज वाइज ग्रो कर रहा हूँ। और उसके बाद मेरा मरण होना है, मरण होने के बाद मैंने कण बनना है, मिट्टी। पत्थर में भी क्या होना है, उसका भी जन्म होता है, डेवलपमेंट होती है, उसके बाद वो भी मरता है। उसके बाद वहाँ तक तो प्रोसेस हम लोग स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है। उसके बह के कहाँ जाना है? सबने ओशन में जाना है।
हम सब कण हैं। तो जब हम ये वाली फिलॉसफी समझते हैं, ये मेरा बायोजियोलॉजिकल इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, मैंने डेवलप किया। तो इसमें क्या होता है कि आपने कुछ नहीं समझा, ये सिर्फ अंग्रेजों के कारण कंफ्यूज रहेंगे। जियोलॉजी मेरे को नहीं आई थी जब तक मैं पीएचडी कर रहा था, उसके बाद आइए मैं समझने लगा। सही करूँगा आप उसको किताबों को सबको फेंक दो और फिर उसके बाद आओ और ये सरल भाषा में बात करो। जो रेत है, पत्थर है और मिट्टी है, 3 से आपको जियोलॉजी सारी समझ में आ जाए। और 3 तरह के पत्थर होते हैं। अच्छा, अभी तक ये इनके पास जो भी है, नो एविडेंस टू सपोर्ट मैन मेड एक्टिविटीज इंक्रीज और डिक्रीज। ये सिर्फ एक्सट्रपलेशन है, मेडल दिखा देंगे पानी में आ रहा है और व्हाटएवर। तो सॉल्यूशंस क्या हैं? अगर आप ग्लोबल वार्मिंग एंजॉय, मतलब दिस इज द बेस्ट पार्ट टू बी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। तो क्लाइमेट चेंज इज जियोलॉजिकल फिनोमेना, देयरफॉर सॉल्यूशंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज नीड टू बी जियोलॉजिकल। तो कुछ ज्यादा इतनी बड़ी साइंस नहीं है ये। आपने क्या करना है, जो यमुना बह रही है उससे दूर दूर रहो, जो कोस्ट है उससे दूर दूर रहो और एंजॉय करो ग्लोबल वार्मिंग को। कभी आपके पास फ्लड नहीं टच करेगा, कभी आपके पास साइक्लोन नहीं इफेक्ट करेंगे। अब फ्लोरिडा में क्यों इफेक्ट है? क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू हैव अ बीच व्यू, आई वांट टू हैव अ रिवर व्यू। व्हेन यू वांट टू हैव अ रिवर व्यू, you have to face the wraths of river also, yeah. So that's the only problem. Otherwise, that is just collecting sediment so that it can take back. अच्छा, next. अच्छा, अगर आप इंजॉय, जितने लोग हैं ये यूएनआईसीसी को जितना ही प्रोटेक्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सॉरी, मतलब जिसको अच्छी नहीं लगती ग्लोबल वार्मिंग, एक बार अंटार्कटिका जाएगा या सर्दियों में ले ही जाएगा 6 महीने के लिए। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी लिविंग इन ग्लोबल कूलिंग टाइम्स। इमेजिन लिविंग इन इग्लू, एस्किमोस बनके। You can't wear this beautiful dresses you are wearing here. This is what enjoyment in global warming is. तो ये क्या पीछे ये वही है। तो enjoy global warming is the best part of the planet, to be honest. I still have some time, I can go ahead. तो next, तो क्या अब एक impact of warming globally impact क्या होते हैं? तो glacier melt, more floods, sea level rise, more cyclones. ये छोटी सी बात है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए कोई फिलॉसफी नहीं चाहिए, यही 2 चीजें समझनी चाहिए। पहाड़ों में क्या होगा, ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो फ्लड आएगा, और जब सी लेवल राइज करेगा तो साइक्लोन आएंगे। बस और क्या ग्लोबल वार्मिंग? तो साइक्लोन से दूर रहो, फ्लड से दूर रहो, एंजॉय करो ना। नेक्स्ट, तो जियोलॉजिकली क्या मतलब है इसका? ये तो होगी सिंपल। जियोलॉजिकली के लिए क्या मतलब है? मोर वाटर मीन्स मोर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स। तो क्या आएगा, फ्लड्स आएंगे, मोर सेडिमेंट्स लेके आएंगे, कई जगह इरोड करेंगे, कई जगह डिपॉजिट करेंगे। तो हाईलैंड में क्या होता है, इरोड करेंगे, नीचे डिपॉजिट करेंगे। ये प्रक्रिया है, ये नेचुरल प्रक्रिया से दूर रहना है और सस्टेनेबली एंजॉय करो क्लाइमेट चेंज को। नेक्स्ट, तो इंपैक्ट ऑफ वार्मिंग, ये तो मैंने बोल दिया था। नेक्स्ट, अच्छा हाँ पीछे करिए। तो क्या है ये, एक क्या होता है कि ये जो ग्लेशियर था, जो मानसरोवर से लेके अरेबियन सी तक था, ये भी एक ग्लेशियर था जिसको हम इंडस ग्लेशियर हम बता रहे हैं। वो सब रिसीड किया तो लोगों के पास क्या हुआ, इन्फ्लक्स क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की तक्षशिला हुआ, इंडस वैली, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब क्या हुए, इंडस के बैंक्स पे आके बस गए। और इतनी प्यारी इन्होंने सिविलाइजेशन बनाई ना, जैसे आजकल हम बना रहे हैं नदी के पास। और अगर आप दुबई चले जाओ, वहां पे मजेदार सिटी बन रही है, और कहीं पे भी चला जाओ इधर, वो सब कोस्टल रीजन में बना रहे हैं। अब क्या होता है कि एक फ्लड की क्या साइकिल है। अब 2004 में क्या 2010 में आया था, ये हमने कहा इसको, ये भी फ्लड से उससे रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग मैक्सिमा से, पर वो अभी हम है वो लिटिल आइसेज में और लिटिल वार्मिंग में है। लिटिल आइसेज एंड लिटिल वार्मिंग। तो लिटिल वार्मिंग में जो होना था हो गया, अब छोटे मोटे फ्लड आएंगे, इससे बड़े फ्लड नहीं आएंगे। लेकिन 3014 में, अब जो हमारी साइकिल के मुताबिक है, वहां पे जैसे इंडस वैली डिस्ट्रॉय हुई है, उतने भयंकर फ्लड आएंगे और समझ से होगी। तो अभी क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मेन कारण है वो था कि उनकी लोकेशन जियोलॉजिकल। इट इज नॉट कि आपने कहीं भी बसा दो सब। तो आपको ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स होने के नाते देखिए, आपका इतनी क्रेडिबिलिटी है सिविलाइजेशन को बनाने और डिस्ट्रॉय करने में। लेकिन जैसे हमारे पुराने बंदे होते थे कि आपने यहाँ पे बनाना या नहीं बनाना, हैबिटेशन बनानी है या बसानी है, ये आपके हाथ में है। अगर आप अच्छे ज्योग्राफिस्ट हो, आपने डिमार्केट कर दिया, ये रिवर का प्लेन है और ये फ्लड प्लेन है, यहाँ तक इसका इम्पैक्ट आ सकता है, इसके बाहर पेड़ लगाओ और इसके बाद सेफ है। आप यू हैव टू डिफाइन दैट सेफ्टी। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के दामों है। इतना आसानी है ज्योग्राफी बोल देना कि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट या भूतल का स्टूडेंट हूँ और मेरी प्लानिंग से सब सिटीज निर्धारित करनी है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी साइंस जो है, आपका विज्ञान जो है, वो इतना सक्षम होना चाहिए कि अगर आपने एक लाइन खींच दी, उसके बाहर फ्लड की एक बूंद नहीं आनी चाहिए।
इतना विज्ञान आपको परिपक्ष करना है और आपको अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जाना है। छोटी सी बात है, कहीं नहीं आपको सिर्फ फ्लड प्लेन डिमार्केट करना आना चाहिए, यहाँ तक फ्लड आएगा, ये अभी स्क्वीज्ड अप है, यहाँ तक इसका इम्पैक्ट रहा है, और उसके एविडेंसेस आप देखोगे जॉब एक एक पत्थर आपको बोलेगा अपनी, मैं यहाँ तक आया था भैया ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा, पक्का बोलेगा, बात करो उनसे आप। ये हमने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ मैंने जो इतनी रिसर्च किया, रिसर्च नहीं मेरे तो पैशन है यार ये, कि किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है, किसी को किरण और मेरे को पत्थर, तो ये पत्थरों से बात करने वाली बात है। तो इम्पैक्ट ऑफ वार्मिंग एंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज क्या होता है, जब ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, आपके लेक्स स्क्वीज्ड अप हो जाएंगे, तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है, पानी कम हो रहा है। जब पानी फ्री वाटर क्या होता है, अभी क्या हो रहा है, हमारे को सारी नदियां आ रही हैं ऊपर से नीचे आ रही हैं, फिर ज्यादा कि हमारा इतना बड़ा कोस्टलाइन है लेकिन पानी नहीं यूज कर पा रहे, फिर हमारे को पानी यूज करने की टेक्निक करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्लेशियर्स तो खत्म है यहाँ। जब हमारे ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, और ग्लेशियर्स खत्म भी हो जाए, जब तक लेक, फिर जब ग्लेशियर्स खत्म आएंगे उसके बाद फिर थोड़ा सा हमारे पास रिजर्वर मैं बात कर रहा हूँ 2030-2050 तक हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या होना है, हमारी 22वीं सदी में वो सब प्रॉब्लम अभी डिस्कस करते हैं, उसमें प्रॉब्लम आनी है। आप मतलब अब ये क्या होएगा, अब ये फ्रेश वाटर का स्क्वीज अप हो गए, अब वो तो ग्रेविटी से सारा पानी आ रहा है हमारे, नदी चल रही है ऊपर से नीचे आ रही है, हम लोग यूज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब वो ऊपर से फ्लो नहीं रहेगा फिर हमारे को ऊपर का जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना पड़ेगा, वो भी एक समस्या। कॉस्ट इंक्रीजेज, मनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अभी दिल्ली वाले तो अभी भुगतेंगे, क्योंकि अब अगर पानी को इनको दूर से लाना पड़ जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे भी महसूस करो कि पानी के अभी आप 20 रुपए देते हो 1 लीटर को पानी अच्छा पीने के लिए, 20 रुपए 1 लीटर देते हो, और वही आप जब घर में यूज करना हो तो वही आप, हमारी गवर्नमेंट इतनी समझदार है कि उसी पानी को आप फ्लश भी करते हो, पीने में भी वही यूज करते हो, फ्लश भी वही करते हो। इतना महंगा पानी है, तो मतलब उसमें रिसाइकलिंग की ये सब आप लोग प्लानिंग कर सकते हो, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है, क्योंकि एक अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए, एक अच्छी हैबिटेशन बनाने के लिए आप लोगों का बहुत योगदान होगा, और पानी सबसे अहम चीज है। नेक्स्ट फिर क्या होता है, अब ये तो हो गया एक एनर्जी सिनेरियो पे आता हूँ। अब क्या होगा, जितने भी इन्वेस्टमेंट है हमारी गवर्नमेंट की, वो सारी हाइडल पावर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अब जब आपके पास ग्लेशियर ही नहीं है, छोटे छोटे ग्लेशियर्स जाएंगे, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो फिर फ्लड लेके आ रहा है, फिर सिल्टिंग प्रॉब्लम है, अब ये सब प्रॉब्लम है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएंगी। 2030 और 2050 तक मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, आपके सिल्टिंग के कारण वो सारे प्लांट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर फ्लड आ जाए थोड़ा सा, और पानी नहीं है, अगर पानी नहीं है तो क्या करोगे आप, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कैसे चलाओगे आप, एनर्जी की बड़ी क्राइसिस आने वाली है। तो एक सिनेरियो है ये, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, कितना सिल्ट आ रहा है, ये छोटी छोटी बातें हैं, सिल्ट कितना आ रहा है कैलकुलेट करो, उसमें बताओ, ये सारी प्रोजेक्शन बताओ किधर जानी चाहिए फिर हमारी। नेक्स्ट, तो अब ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट में ये देखो, ये थोड़ा सा फ्लड आएगा तो ऐसे हालत हो जाती है, और यहाँ पे अगर रिजर्वर इकट्ठा कर देते हैं तो सारी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी और सारा नीचे खराब हो रहा है, सारा उथल पुथल हो रहा है सिस्टम। लेकिन गवर्नमेंट, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी इतनी है, हमारी हैबिट्स इतनी है, वो इंक्रीज करने के लिए हम ये करते हैं। नेक्स्ट, तो हमने क्या किया था, एक अग्नि युद्ध द्वारा, ये लावा एनर्जी है, ये कंसेप्ट हमने बनाया था 2008 में, और ये इसमें यूनाइटेड नेशन ने भी इसमें काफी, इसमें कुछ नहीं है, इस पर अग्नि युद्ध द्वारा हमारा शब्द नहीं है, ये हमने लिया, संस्कृत में है, जैसे भूगर्भ है, कितना प्यारा लगता है ये शब्द, ज्योग्राफी देखो, एक जियोलॉजी देखो और भूगर्भ देखो, वैसे अग्नि युद्ध और लावा, लावा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये अग्नि युद्ध है, लावा मतलब ज्वाला, अग्नि और आग से एनर्जी। तो ये क्या है, आपकी दिल्ली में भी बहुत, हम अब सोच रहे हैं नेक्स्ट टाइम में फेज में हम क्या करेंगे, गीगावाट्स वो कह रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाओ, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्यूचर जनरेशन के लिए, फुकुशिमा या चेन्नई ऑयल में, क्योंकि हम लोग ये इफेक्टेड है, ये बुढ़े हम मर जाएंगे 5-10 साल में, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या देके जा रहे हैं। बात अब ये अपने नहीं अस्तित्व की बात है, अपने प्लानिंग करनी है, ज्योग्राफी के नाते, जियोलॉजिस्ट के नाते, एक कंबाइंड सोच के नाते। तो उसमें क्या होता है कि आपने प्लानिंग करनी है कि एक बार हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, वो सदियों तक रहेगी, वो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट होती है। अभी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है रिन्यूएबल के तौर पे तो इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होती। अब क्या होता है कि जैसे नेक्स्ट, अब ये अगर हम इसको विंड से कंपेयर करें या सन से कंपेयर करें, तो सन जब आएगा तब आपको सोलर मिलेगी, विंड आएगा तब विंड मिलेगी। फॉसिल फ्यूल्स अभी हम यूज कर रहे हैं, हमसे नहीं बच सकते ना हम, पर फिर भी ये प्रॉब्लम है, एक तो लिमिटेड रिसोर्स है, दूसरा रिन्यूएबल नहीं है, और पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। और अगर हम न्यूक्लियर पावर के पास, जैसे गवर्नमेंट ने पिछली बार हमारा स्केल लगा दिया कि हमने एक न्यूक्लियर 1 गीगावाट्स को, अगर इकोनॉमिक्स में बताऊँ आपको, तो एक न्यूक्लियर प्लांट को 1 गीगावाट्स पावर बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आता होगा आपके साथ,
6 से 8 बिलियन यूएस डॉलर तक, 6 से 8 बिलियन यूएस डॉलर तक फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं दे रहा हमारे पास। उसके लिए फिर फ्यूल लेके आओ, उनकी मिन्नतें करो। उसके बाद क्या करो आप लोग, इसकी वो डिस्पोज करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, फिर वो देखो ढूंढते रहो। और हमारी जैसी कंट्री के लिए जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी कॉन्सेंट्रेटेड है और हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं है, तो रुकने के लिए छोटा सा फायरवर्क तो नहीं रोक सकते हैं, वो जब तक तबाही हो जाता अपने आप की तब तक नहीं कंट्रोल कर पाते। तो ये सब चीज़ सोचने वाली है। नेशन है हमारे को, एक ज्योग्राफी, एक जियोलॉजिस्ट ये प्लानिंग कर सकते हैं हम कि इतना इम्पैक्ट आएगा, तो आप देखो इम्पैक्ट कितना आता है। ये सब आप लोगों ने डिसाइड करना है। ये मेरा एक स्लोगन है, जियोलॉजिस्ट व्हाटएवर यू कैन इंक्लूड ज्योग्राफी सोचो, जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड जियोलॉजी आर द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री, फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। इकोनॉमिक, ये कोई भी इकोनॉमिस्ट वो बातें करेंगे थ्योरी में, लेकिन अगर आपने एक रिसोर्स डेवलप करके दे दिया, अगर आपने लाइन खींची कि इसके आगे अगर आप अंदर बनाओगे तो वो एक कोस्टल, यू विल बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन, अगर आप इसके बना दोगे, इसके अंदर बना दोगे तो आप इफेक्टेड बाय फ्लड, तो आपने कितनी बड़ी कंट्री की इकोनॉमी सेव कर दी। क्योंकि वो कोई बिल्डिंग नहीं बनी, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये क्या था, ये अपनी इसकी प्रेरणा हमारे को, मतलब ऐसे नहीं आई हम मणिकरण है यहाँ पे, मणिकरण का गुरुद्वारा है, आप लोग गए होंगे कभी कुल्लू मनाली, तो इसमें जरूर जाइए। ये कॉन्सेप्ट हमारे को दिलाता है कि फ्री एनर्जी क्या होती है, फ्री वाटर क्या होता है, और फ्री, जब ये हमारे लिए फ्री बनी हुई है तो हम उसको क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे। ये हमारे को बहुत पूर्वजों ने हमारे बता रखा है। अब ये देखो, ये जो थर्मल स्प्रिंग है यहाँ कनेक्टेड विद लावा, जिसको हमने अग्नि योद्गारा का नाम दिया, एडवांस फॉर्म। अगर हमारे को ये नहीं दिए यहाँ पे तो हम दिल्ली में इसको डेवलप कर सकते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें मतलब आने वाले समय में 10 या 15 साल में ये सेंटर बनाएंगे अग्नि योद्गारा सेंटर। तो उसमें क्या होता है कि अब ये खा रहे हैं खाना में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपकी एनर्जी नहीं यूज हो रही है। पानी वो खाना लाओ, इसमें उबालो, खाओ, प्रॉब्लम का। और इसको अगर थोड़ा सा और डेवलप कर दो, इससे पूरे गांव की इलेक्ट्रिसिटी कर दो, और करना है हीटिंग कूलिंग सिस्टम कर दो, रेफ्रिजरेशन कर सकते हो, इससे एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आती है। अब क्या होता है, एक और सिनेरियो आता है 2050 के बाद क्या होगा, 2030 तक है।